नमस्कार सभी साथियों को हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। पिछले शस्त्र में हम लोगों ने परिंदे कहानी को पढ़ा था, जो निर्मल वर्मा की थी। आज उसी के शस्त्र को हम आगे शुरू करते हैं, क्योंकि कंप्लीट कहानी जो है हमारी नहीं हुई थी। तो कहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था? यहाँ से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहाड़ों की बारिश का क्या भरोसा। कुछ देर पहले धुआंधार बादल गरज रहे थे। सारा शहर पानी में भीगा ठिठुर रहा था। अब धूप में नहाता नीला आकाश धुंध की ओट से बाहर निकलता हुआ फैल रहा था। लतिका ने चैपल से बाहर आते हुए देखा। बीपिंग ब्लोज की भीगी शाखाओं में धूप चमकती हुई बारिश की जो बूंदें थीं वो टपक रही थीं। लड़कियां चैपल से बाहर निकलकर छोटे छोटे गुच्छे बनाकर कॉरिडोर में जमा हो गई। नाश्ते के लिए अभी पौन घंटा पड़ा था और उसमें से अभी कोई भी लड़की हॉस्टल जाने के लिए इच्छुक नहीं थी। छुट्टियां अभी शुरू नहीं हुई थीं, किंतु शायद इसीलिए वे इन चंद बचे खुचे क्षणों में अनुशासन के भीतर भी मुक्त होने का भरपूर आनंद उठा लेना चाहती थीं। मिस बुल्ड जो थी वहाँ की प्रिंसिपल थी। मिस बुल्ड को लड़कियों का यह लाल गपड़ा अखरा, किंतु फादर एलमंड के सामने वह उसे डांट फटकार नहीं सकी। अपनी झुलझुलाहट दबाकर वह मुस्कुराते हुए बोली, कल सब चली जाएंगी, सारा स्कूल वीरान हो जाएगा। फादर एलमंड का लंबा ओजपूर्ण चेहरा चैपल की घुटी हुई गरमाइशों से लाल हो उठा था। उसके बाद कॉरिडोर के जंगले पर अपनी छड़ी लटकाकर वह बोले, छुट्टियों में पिछले हॉस्टल में कौन रहेगा? पीछे हॉस्टल में जो है वो कौन रहेगा? पिछले 2-3 साल से मिस लतिका ही रह रही थीं और डॉक्टर मुखर्जी छुट्टियों में कहीं नहीं जाते। डॉक्टर तो सर्दी गर्मी यहीं रहते हैं। मिस बुल्ड ने विस्मय से फादर की ओर देखा। वह समझ नहीं सकी फादर ने डॉक्टर का प्रसंग क्यों छेड़ दिया। डॉक्टर मुखर्जी छुट्टियों में कहीं नहीं जाते। 2 महीने की छुट्टियों में बर्मा जाना काफी कठिन है। फादर, मिस बुल्ड हंसने लगी। उसके बाद मिस बुल्ड, पता नहीं आप क्या सोचती हैं, मुझे तो मिस लतिका का हॉस्टल में अकेले रहना कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन फादर, मिस बुल्ड ने कहा, यह तो कन्वेंट स्कूल का नियम है कि कोई भी टीचर छुट्टियों में अपने खर्चे पर हॉस्टल में रह सकते हैं। मैं फिलहाल स्कूल के नियमों की बात नहीं कर रहा। मिस लतिका डॉक्टर के संग यहाँ अकेली ही रह जाएंगी। सच पूछिए मिस बुल्ड, डॉक्टर के बारे में मेरी कुछ राय है, कुछ बहुत अच्छी नहीं है। फादर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मिस लतिका बच्चा थोड़े ही हैं। मिस बुल्ड की ऐसी आशा नहीं कि फादर एलमंड अपने दिल में ऐसी दयानुसी भावना के स्थान देंगे। उसके बाद ये सब बात होती है मिस बुल्ड और फादर के बीच में। फिर ह्यूबर्ट जब चैपल से बाहर निकला तो उसकी आंखें चकाचौंध सी हो गईं। उसे लगा जैसे किसी ने अचानक ढेर सी चमकीली उबलती हुई रोशनी मुट्ठी में भरकर उसकी आंखों में झोंक दी हो। पियानो के संगीत की सुर रुई के छुई मुई रेशों की भांति अब तक उसके मस्तिष्क की थकी मदी नसों पर फड़फड़ा रहे थे। वह काफी थक गया था। पियानो बजाने से उसके फेफड़ों पर हमेशा भारी दबाव पड़ता, दिल की धड़कन तेज हो जाती थी। उसे लगता था कि संगीत के एक नोट को दूसरे नोट में उतारने के प्रयत्न में वह एक अंधेरी खाई पार कर रहा है। आज चैपल में मैंने महसूस किया वह कितना रहस्यमय, कितना विचित्र था।
ह्यूबर्ट ने सोचा। मुझे लगा पियानो का हर नोट चित्रंतन खामोशी की अंधेरी खो से निकलकर बाहर फैली नीली धुंध को काटता तराशता हुआ एक भूला सा अर्थ खींच लाता है। गिरता हुआ पोज एक छोटी सी मौत है, मानो घने छायादार वृक्षों की कांपती छायाओं में कोई पगडंडी गुम हो गई हो। एक छोटी सी मौत आने वाले सुरों को अपनी बची खुची गूंजों की सांसें समर्पित कर जाती है, जो मर जाती है किंतु मिट नहीं पाती। मिटती नहीं, इसीलिए मरकर भी जीवित है, दूसरे सुर में लय हो जाती है। तभी डॉक्टर पूछते हैं, क्या मृत्यु ऐसे आती है? मृत्यु जो है ऐसे आती है। अगर मैं डॉक्टर से पूछूं तो वह हंसकर टाल देगा। मुझे लगता है वह पिछले कुछ दिनों से कोई बात छिपा रहा है। उसकी हंसी में जो सहानुभूति भाव होता है वह मुझे अच्छा नहीं लगता। आज उसने मुझे स्पेशल सर्विस में आने से रोका था। कारण पूछने पर वह चुप रहा। कौन सी बात है जिसे मुझसे कहने में डॉक्टर कतराता है? शायद मैं शक्की मिजाज होता जा रहा हूँ और बात कुछ भी नहीं है। ह्यूबर्ट ने देखा, लड़कियों की कतार स्कूल से हॉस्टल जाने वाली सड़क पर नीचे उतर रही है। उजली धूप में उनके रंग बिरंगे रिबन, हल्की आसमानी रंग की फ्राकें, सफ़ेद पेटियां चमक रही हैं। सीनियर कैम्ब्रिज की कुछ लड़कियों ने चैपल की वाटिका के गुलाब के फूल तोड़कर अपने बालों में लगा लिया। कंटोनमेंट के 3-4 सिपाही लड़कियों को देखते हुए अश्लील मजाक करते हुए हंस रहे और कभी-कभी किसी लड़की की ओर जरा झुककर सीटी बजाने लगते हैं। तभी हेलो मिस ह्यूबर्ट। ह्यूबर्ट ने चौंक कर पीछे देखा। लतिका एक मोटा सा रजिस्टर बगल में दबाए खड़ी थी। आप अभी यहीं हैं? ह्यूबर्ट की दृष्टि लतिका पर टिकी रही। वह क्रीम रंग की पूरी बाहों की ऊनी जैकेट पहने हुए थी, कुमाऊनी लड़कियों की तरह। लतिका का चेहरा जो था वो गोल था। धूप की तपन से पका गेहुआ रंग कहीं कहीं हल्का सा गुलाबी हो आया था, मानो बहुत धोने पर भी गुलाल के कुछ धब्बे इधर उधर बिखरे रह गए हैं। उन लड़कियों के नाम नोट करने थे जो कल जा रही हैं, सो पीछे रुकना पड़ा। आप भी तो कल जा रहे हैं मिस्टर ह्यूबर्ट? अभी तक तो यही इरादा है, यहाँ रुककर भी क्या करूँगा। आप स्कूल की ओर जा रही हैं, चलिए। पक्की सड़क पर लड़कियों की भीड़ जमा थी, इसीलिए वे दोनों पोलो ग्राउंड का चक्कर काटती हुई पगडंडियों से नीचे उतरने लगे। हवा तेज हो चली। चीड़ के पत्ते हर झोंके के संग टूट टूट कर पगडंडी पर ढेर लगते जाते थे। ह्यूबर्ट रास्ता बनाने के लिए अपनी छड़ी से उन्हें बुहार कर दोनों ओर बिखेर देता था। लतिका पीछे खड़ी हुई देखती रहती थी। अल्मोड़ा की ओर से आते हुए छोटे छोटे बादल रेशमी रुमालों से उड़ते हुए सूर्य के मुंह पर लिपटे से जाते थे, फिर हवा में वहां निकलते थे। इस खेल में धूप कभी मंद कभी फीकी पड़ जाती थी, कभी अपना उजला आंचल खोल कर समूचे शहर को अपने में समेट लेती थी। उसके बाद लतिका तनिक आगे निकल गई। ह्यूबर्ट की सांस चढ़ गई थी। वह धीरे धीरे हाँफता हुआ पीछे से आ रहा था। जब से पोलो ग्राउंड के पवेलियन को छोड़कर सिमिट्री की दाईं ओर मुड़े तो लतिका ह्यूबर्ट की प्रतीक्षा करने के लिए खड़ी हो गई थी। उसे याद आया कि छुट्टियों के दिनों में जब कभी कमरे में अकेले बैठे बैठे उसका मन उब जाता था तो वह अक्सर टहलते हुए सिमिट्री तक चली जाती थी। उसे सटी पहाड़ी पर चढ़कर वहां बर्फ में ढके देवदार वृक्षों को देखा करती थी, जिनकी झुकी हुई शाखाओं से रुई के गोलों सी बर्फ नीचे गिरा करती थी। नीचे बाजार जाने वाली सड़क पर बच्चे स्लेज पर फिसला करते थे। वह खड़ी
खड़ी बर्फ में छिपी हुई सड़क का अनुमान लगाया करती थी, जो फादर एलमंड के घर से गुजरती हुई मिलिट्री अस्पताल और डाकघर से होकर चर्च की सीढ़ियों तक जाकर गुम हो जाती थी। जो मनोरंजन एक दुर्गम पहेली को सुलझाने में होता, वही लतिका को बर्फ में खोए रास्तों को खोज निकालने में होता था। तभी, आप बहुत तेज चलती हैं मिस लतिका, किसने कहा? ह्यूबर्ट ने। थकान से ह्यूबर्ट का चेहरा कुम्हला गया था, माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई थीं। कल रात आपकी तबीयत कुछ खराब हो गई थी। आपने कैसे जाना? क्या मैं अस्वस्थ दिख रहा हूँ? ह्यूबर्ट के स्वर में हल्की सी खीज का आभास था। सब लोग मेरी सेहत को लेकर क्यों बात शुरू करते हैं? उसने सोचा। नहीं, मुझे तो पता भी नहीं चलता। वह जो सुबह करीमुद्दीन की बातों में जिक्र छेड़ दिया था। लतिका कुछ अप्रभीत सी हो गई। कोई खास बात नहीं, वही पुराना दर्द शुरू हो गया। अब बिल्कुल ठीक हैं। अपने कथन की पुष्टि के लिए ह्यूबर्ट छाती सीधी करके तेज कदम बढ़ाने लगा। डॉक्टर मुखर्जी को दिखलाया था, वह सुबह आए थे। उनकी बात कुछ समझ में नहीं आती। हमेशा दो बातें एक दूसरे से उल्टी करते हैं। कहते हैं कि इस बार मुझे 6-7 महीने की छुट्टी लेकर आराम करना चाहिए, लेकिन अगर मैं ठीक हूँ तो भला इसकी क्या जरूरत है? और ह्यूबर्ट के स्वर में व्यथा की छाया लतिका से छिपी ना रह सकी। बात को टटोलते हुए उसने कहा, आप तो नाहक चिंता करते हैं मिस्टर ह्यूबर्ट। आजकल मौसम बदल रहा है, अच्छे भले आदमी तक बीमार हो जाते हैं। ह्यूबर्ट का चेहरा प्रसन्नता से दमकने लगा। उसने लतिका को ध्यान से देखा। वह अपने दिल का संशय मिटाने के लिए निश्चिंत हो जाना चाहता था कि कहीं लतिका उसे केवल दिलासा देने के लिए झूठ तो नहीं बोल रही। यही तो मैं सोच रहा था मिस लतिका, डॉक्टर की सलाह सुनकर मैं डर ही गया था कि 6 महीने की छुट्टी लेकर मैं अकेला क्या करूँगा। स्कूल में तो बच्चों के संग मन लगा रहता है। सच पूछो तो दिल्ली में ये 2 महीनों की छुट्टियां काटना भी दूर भर हो जाता है। मिस्टर ह्यूबर्ट, कल आप दिल्ली जा रहे हैं? लतिका चलते चलते हठात ठिठक गई। सामने पोलो ग्राउंड फैला था, जिसकी दूरी और मिलिट्री की ट्रकें कंटोनमेंट की ओर जा रही थीं। ह्यूबर्ट को लगा जैसे लतिका की आंखें अंधमुंधी सी खुल रही थीं, मानो पलकों पर एक पुराना भूला सा सपना सरक आया है। उसके बाद, मिस्टर ह्यूबर्ट, आप दिल्ली जा रहे हैं? इस बार लतिका ने प्रश्न दोहराया। उसके स्वर में केवल असीम दूरी का भाव घिर आया। बहुत अरसा पहले मैं दिल्ली गई थी मिस्टर ह्यूबर्ट, तब मैं बहुत छोटी थी। न जाने कितने बरस बीत गए। हमारी मौसी का ब्याह वहीं हुआ था। बहुत सी चीजें देखी, लेकिन अब तो सब कुछ धुंधला सा पड़ गया है। इतना भी याद नहीं कि हम कुतुब पर चढ़े थे। सबसे ऊंची मंजिल से हमने नीचे झांका था, न जाने कैसा लगा था। नीचे चलते हुए आदमी चाबी भरे हुए खिलौनों से खेलते थे। हमने ऊपर से उन पर मूंगफलियां फेंकी थीं, लेकिन बहुत निराश हुए थे। उसके बाद वे दोनों फिर से चलने लगे। हवा का वेग ढीला पड़ने लगा। उड़ते हुए बादल अब सुस्ताने से लगे थे, लेकिन छाया नंदा देवी और पंचचूली की पहाड़ियों पर गिर रही थी। स्कूल के पास पहुंचते पहुंचते भीड़ के पेड़ पीछे छूट गए थे। कहीं कहीं जुबानी के पेड़ों के आसपास बुरुश के लाल फूल चमक जाते थे। स्कूल तक आने में उन्होंने पोलो ग्राउंड का लंबा चक्कर लगाया था। मिस लतिका, आप कहीं छुट्टियों में क्यों नहीं जाती? सर्दियों में तो यहाँ सब कुछ वीरान हो जाता होगा। अब मुझे यहाँ अच्छा लगता है, लतिका ने कहा। पहले साल अकेलापन कुछ अखरा था, अब आदी हो चुकी हूँ कि किस्मत से एक रात पहले क्लब में डांस होता है, लॉटरी डाली जाती है और रात को देर रात तक नाच गाना होता रहता है। नए साल के दिन कुमाऊं रेजिमेंट की ओर से परेड ग्राउंड में कार्निवाल
कार्निवाल किया जाता है, बर्फ पर स्केटिंग होती है, रंग बिरंगे गुब्बारों के नीचे फौजी बैंड बजाता, फौजी अफसर फैंसी ड्रेस में भाग लेते। हर साल ऐसा ही होता है मिस्टर ह्यूबर्ट। फिर कुछ दिनों बाद बिटर स्पोर्ट के लिए अंग्रेज टूरिस्ट आते हैं। हर साल मैं उनसे परिचित होती हूँ। वापस लौटते हुए वे हमेशा वादा करते हैं कि अगले साल भी आएंगे, पर नहीं जानती कि वे आएंगे या नहीं। वे जानते हैं कि वे नहीं आएंगे, फिर हमारी दोस्ती में कोई अंतर नहीं पड़ता। फिर भी कुछ दिनों बाद पहाड़ों पर बर्फ पिघलने लगती, छुट्टियां खत्म होने लगती। आप सब लोग अपने अपने घरों में वापस लौट आते हैं और मिस्टर ह्यूबर्ट पता भी नहीं चलता कि छुट्टियां कब शुरू हुई और कब खत्म हो गईं। उसके बाद लतिका ने देखा कि ह्यूबर्ट उसकी आंतरिक भयकुल दृष्टि देख रहा है। वह सिट पिटाकर चुप हो गई। उसे लगा मानो वह इतनी देर से पागल सी अनगला प्रलाप कर रही। मुझे माफ करना मिस्टर ह्यूबर्ट, कभी कभी मैं बच्चों की तरह बातों में बहक जाती हूँ। मिस लतिका, ह्यूबर्ट ने धीरे से कहा। वह चलते चलते रुक गया था। लतिका ह्यूबर्ट के भारी स्वर से चौंक गई थी। क्या बात है मिस्टर ह्यूबर्ट? वह पत्र जिसके लिए मैं लज्जित हूँ, उसे आप वापस लौटा दें। समझ लें कि मैंने उसे कभी नहीं लिखा था। लतिका कुछ समझ न सकी। दिग्भ्रांत सी खड़ी हुई ह्यूबर्ट के पीछे उद्गिन चेहरे को देखती रही। ह्यूबर्ट ने धीरे से लतिका के कंधे पर हाथ रख दिया। कल डॉक्टर ने मुझे सब कुछ बता दिया। अगर मुझे पहले से मालूम होता तो। ह्यूबर्ट हकलाने लगा। मिस्टर ह्यूबर्ट, किंतु लतिका से आगे कुछ भी नहीं कह गया। उसका चेहरा सफेद हो गया। दोनों चुपचाप कुछ देर तक स्कूल के गेट के बाहर खड़े रहे। मिडोज पगडंडियों, पत्तों, छायाओं से घिरा छोटा सा द्वीप मानो कोई घोंसला दो हरी घाटियों के बीच आ दबा हो। भीतर घुसते ही पिकनिक के काले आग से सुलझे झुलासे हुए पत्थर, अधजली टहनियां, बैठने के लिए बिछाए गए पुराने अखबार के टुकड़े इधर उधर बिखरे हुए दिखाई दे जाते हैं। अक्सर टूरिस्ट पिकनिक के लिए यहाँ आते हैं। मिडोज को बीच में काटता हुआ टेढ़ा मेढ़ा बरसाती नाला बहता है, जो दूर से धूप में चमकता हुआ सफेद रिबन सा दिखाई देता है। यहीं पर काठ के तख्तों का बना हुआ टूटा सा पुल है, जिस पर लड़कियां हिचकोले खाते हुई चल रही हैं। उसके बाद, डॉक्टर मुखर्जी, आप तो सारा जंगल जला दोगे। मिस वुड ने अपनी ऊंची एड़ी के सैंडल से जलती हुई दिया सलाई को दबा डाला, जो डॉक्टर ने सिगार सुलगाकर चीड़ के पत्तों के ढेर पर फेंक दी थी। वे नाले से कुछ दूर हटकर चीड़ के दो पेड़ों से गुथी हुई छाया के नीचे बैठे थे। उनके सामने एक छोटा सा रास्ता नीचे पहाड़ी की ओर जाता था, जहां पहाड़ की गोद में शकरपारों के खेत एक दूसरे के नीचे बिछे हुए दोपहर के सन्नाटे में भेड़ बकरियों के गले में बंधी हुई घंटियों का शोर हवा में बहता हुआ सुनाई देता था। घास पर लेटे हुए डॉक्टर सिगार पीते। जंगल की आग कभी देखी है? मिस वुड अल मस्त नशे की तरह धीरे धीरे फैलती जाती हैं। आपने कभी देखी है डॉक्टर? मिस वुड ने पूछा। मुझे तो बड़ा डर लगता है। बहुत साल पहले शहरों को जलते हुए देखा। डॉक्टर लेटे हुए आकाश की ओर ताक रहे थे। एक मकान ताश के पत्तों की तरह गिरता। दुर्भाग्यवश ऐसे अवसर देखने में बहुत कम आते हैं। आपने कहाँ देखा डॉक्टर? डॉक्टर कहते हैं कि लड़ाइयों के दिनों में अपने शहर रंगून को जलते हुए देखा है। मिस वुड की आत्मा को ठेस लगी, किंतु फिर भी उनकी उत्सुकता शांत नहीं हुई। आपका घर, क्या वह भी जल गया था? डॉक्टर कुछ देर चुपचाप लेटा रहा। हम उसे खाली छोड़कर चले आए। मालूम नहीं बाद में क्या हुआ। अपने व्यक्तिगत जीवन के संबंध में कुछ भी कहने में डॉक्टर को
कठिनाई महसूस होती है। डॉक्टर, क्या आप कभी वापस बर्मा जाने की बात नहीं सोचते? डॉक्टर ने अंगड़ाई ली और करवट बदलकर औंधे मुंह लेटे गए। उनकी आंखें मुद गईं और माथों पर बालों की लटें झूल आई थीं। उसके बाद सोचने से क्या होता है मिस वुड, जब बर्मा में था तब क्या कभी सोचा था कि यहाँ आकर उम्र काटनी होगी? लेकिन डॉक्टर, कुछ भी कह लो, अपने देश का सुख कहीं और नहीं मिलता। यहाँ तुम चाहे कितने वर्ष रह लो, पर हमेशा अपने को अजनबी ही पाओगे। डॉक्टर ने सिगार के धुएं को धीरे धीरे हवा में छोड़ दिया। दरअसल अजनबी मैं वहाँ भी समझा जाऊंगा मिस वुड। इतने वर्षों बाद कौन मुझे पहचानेगा? इस उम्र में नए सिरे से रिश्ते जोड़ना काफ़ी सिरदर्द का काम है। कम से कम मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन डॉक्टर, आप कब तक इस पहाड़ी कस्बे में पड़े रहेंगे? इसी देश में रहना है तो किसी बड़े शहर में प्रैक्टिस शुरू कीजिए। प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए कहाँ कहाँ भटकता फिरूंगा मिस वुड, जहाँ रहो वहीं मरीज मिल जाते हैं। यहाँ आया था कुछ दिनों के लिए, फिर मुद्दत हो गई टिका रहा। अब कभी भी जी उबेगा तो कहीं चला जाऊंगा। जड़ें कहीं नहीं जमती, जड़ें जो हैं कहीं नहीं जमती, तो पीछे भी कुछ नहीं छूट जाता। मुझे अपने बारे में कोई गलतफहमी नहीं है मिस वुड, मैं सुखी हूँ। उसके बाद मिस वुड ने डॉक्टर की बात पर विशेष ध्यान नहीं दिया। फिर दिल में वह हमेशा डॉक्टर को उच्च श्रृंखला लापरवाह और सनकी समझती रही, किंतु डॉक्टर के चरित्र में उनका विश्वास ना जाने क्या, क्योंकि डॉक्टर ने जाने अनजाने में उसका कोई प्रमाण नहीं दिया। उन्हें याद नहीं पड़ता। मिस वुड ने एक ठंडी सांस भरी। वह हमेशा यही सोचती थी कि यदि डॉक्टर इतना आलसी और लापरवाह न होता तो अपनी योग्यता के बल पर काफी चमक सकता। इसीलिए उन्हें डॉक्टर पर क्रोध भी आता था और दुख भी होता था। मिस वुड ने अपने बैग से ऊन का गोला और सलाइयाँ निकाली। फिर उसके नीचे से अखबार में लिपटा हुआ चौड़ा कॉफी का डिब्बा उठाया। उसमें अंडे के सैंडविच और हैम्स बर्गर दबे हुए थे। थर्मस से प्याले में कॉफी उड़ेलते हुए मिस वुड ने कहा, डॉक्टर, कॉफी ठंडी हो जाएगी। डॉक्टर लेटे लेटे बुड़बुड़ाया। मिस वुड ने नीचे झुककर देखा। वह कोहनी पर सिर टिकाए सो रहा था। ऊपर का होंठ जरा सा फैलकर मुड़ गया था, मानो किसी से मजाक करने से पहले मुस्कुरा रहा हो। उसकी उंगलियों में दबा हुआ सिगार नीचे झुका हुआ लटक रहा था। वह मैरी व्हाट डू यू वांट? दूसरे स्टैंड में पढ़ने वाली मैरी ने अपने चंचल चपल आंखों ऊपर उठाई। लड़कियों का दायरा उसे घेरते हुए काफी पास आता था, कभी दूर खींचता चला जाता था। आई वांट ब्लू। दोनों हाथों की हवा में घूमते हुए मैरी चिल्लाई। दायरा पानी की तरह टूट गया। सब लड़कियां एक दूसरे पर गिरती पड़ती, किसी नीली वस्तु को छूने के लिए भाग दौड़ करने लगीं। लंच समाप्त हो चुका था। लड़कियों के छोटे छोटे दल मिडोज में बिखर गए थे। ऊंची क्लास की लड़कियां, कुछ लड़कियां चाय का पानी गर्म करने के लिए पेड़ों पर चढ़कर सूखी टहनियां तोड़ रही थीं। उसके बाद दोपहर की घड़ी में मिडोज अलसाया उगता सा जान पड़ता था। हवा का कोई भूला भटका खोचा झोंका, चीड़ के पत्ते खड़खड़ा उठते थे। कभी कोई पक्षी अपनी सुस्ती मिटाने झाड़ियों से उड़कर नाले के किनारे बैठ जाता था, पानी में सिर डुबोता, फिर उबकर हवा में दो चार निषेध
निरुद्देश्य चक्कर काटकर दोबारा झाड़ियों में दुबक जाता था। उसके बाद यहाँ पे छोड़ते हैं यहाँ से। मैडम, मैं गई थी, आप अपने कमरे में नहीं थी। लतिका को याद आया कि वह डॉक्टर के कमरे में टेरेस पर देर तक बैठी रही और भीतर ह्यूबर्ट पियानो पर शोपा का नेटवर्क बजा रहा था। जूली, तुमसे कुछ पूछना था। उसे लगा वो जूली की आंखों से अपने को बचा रही। जूली ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी भूरी आंखों से कैतूल झांक रहा था। तुम ऑफिस में किसी को जानती हो? जूली ने अनिश्चित भाव से सिर हिलाया। लतिका कुछ देर तक जूली को आपलक घूरती रही। उसके बाद, जूली, मुझे विश्वास है तुम झूठ नहीं बोलोगी। कुछ क्षण पहले जूली की आंखों में जो कौतूहल था वह भय से परिणित होने लगा। लतिका ने अपनी जेब की जैकेट से एक नीला लिफाफा निकालकर जूली की गोद में फेंक दिया। यह किसकी चिट्ठी है? जूली ने लिफाफा उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, किंतु फिर क्षण भर के लिए उसका हाथ कांप कर ठिठक गया। लिफाफे पर उसका नाम और हॉस्टल का पता लिखा हुआ था। थैंक यू मैडम, मेरे भाई का पत्र है, वह झांसी में रहते हैं। जूली ने घबराहट में लिफाफे को अपने स्कर्ट की ताहों में छिपा लिया। जूली, जरा मुझे लिफाफा दिखाओ। लतिका का स्वर तीखा था, कर्कश सा हो गया। जूली ने अनमने भाव से लतिका को पत्र दिया। तुम्हारे भाई झांसी में रहते हैं। जूली इस बार कुछ नहीं बोली। उसकी उदांत उखड़ी सी आंखें लतिका की ओर देखती रहीं कि यह क्या है। जूली का चेहरा सफेद फक पड़ गया। लिफाफे पर कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर की मोहर उसकी ओर से घूर रही थी। कौन है यह? लतिका ने पूछा। उसने पहले भी हॉस्टल में उमड़ती हुई अफवाहें सुनी थी कि जूली को क्लब में किसी मिलिट्री अफसर के संग देखा गया था, किंतु ऐसी अफवाहें अक्सर उड़ती रहती हैं और उन पर विश्वास नहीं किया था। जूली, तुम अभी बहुत छोटी हो। जूली के ओंठ कांपे। उसकी आंखों में निरीह याचना का भाव घेर आया। अच्छा, अभी जाओ, तुमसे छुट्टियों के बाद बात करूंगी। जूली ने ललचाई दृष्टि से लिफाफे को देखा। कुछ बोलने को उद्यत हुई, फिर बिना कुछ कहे चुपचाप वापस लौट गई। लतिका देर तक जूली को देखती रही, जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो गई। मैं किसी खड़ूसट बुढ़िया से कम हूँ? अपने अभाव का बदला क्या मैं दूसरों से ले रही हूँ? शायद, कौन जाने, शायद जूली का यह प्रथम परिचय हो रहा हो उस अनुभूति से जिसे कोई भी लड़की बड़े चाव से संजोकर संभालकर अपने में छिपाए समाये रहती है। एक अनिर्वचनीय सुख जो पीड़ा लिए है, पीड़ा और सुख को डुबोती हुई उमड़ते ज्वर की खुमारी जो दोनों को अपने में समा लेती है। एक दर्द जो आनंद से उपजा है और पीड़ा देता है। यही इसी देवदार के नीचे उसे भी यही लगा था कि जब गिरीश ने पूछा, तुम चुप क्यों हो, वह आंखें मूंदे सोच रही थी कि सोच क्या रही थी, जी रही थी उस क्षण को जो भय और विस्मय के बीच बिछा था। बहका सा पागल क्षण। वह अभी पीछे मुड़ी तो गिरीश की नर्वस मुस्कुराहट दिखाई दे जाएगी। उस दिन आज दोपहर का एक अतीत दुख स्वप्न की मंदिंद टूट जाएगा। वही देवदार है जिस पर उसने अपने बालों की क्लिप से गिरीश का नाम लिखा था। पेड़ की छाल उतरी नहीं थी, क्लिप टूट जाता था। तब गिरीश ने अपने नाम के नीचे उसका नाम लिखा था। जब कभी कोई अक्षर बिगाड़कर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता, वहाँ हंसती थी और गिरीश कांपता हाथ और कांप जाता था। उसके बाद फिर आज वह उस बचपन के खेल का बहाना क्यों नहीं कर पाती? बहाना शायद करती, उसे याद करने का बहाना जो भूलता जा रहा था। दिन महीने
बीत जाते थे और वह उलझी रहती थी। अनजाने में गिरीश का चेहरा धुंधला पड़ता जाता। वह याद करती, किंतु किसी पुरानी तस्वीर के धुले भरे शीशे को साफ कर रही हो। अब वैसा दर्द होता, सिर्फ उसको याद करती। उसके बाद तितलियां, झींगुर, जुगनू जो थे, मिडोज पर उतरती हुई सांझ की छायों में पता नहीं चलता कौन आवाज किसकी। दोपहर के समय जिन आवाजों को अलग अलग पहचाना जा सकता था, अब वे ये एक श्वरता की अविरल धारा में घुल गई थी। घास से अपने पैरों को पोंछता हुआ कोई रेंग रहा है, झाड़ियों के झुरमुट से परों को फड़फड़ाता हुआ झपट कर कोई ऊपर से उड़ जाता है, किंतु ऊपर देखो तो कुछ भी नहीं है। मिडोज के झरने का गड़गड़ाता स्वर जैसे अंधेरी सुरंग से झपटे से ट्रेन गुजर गई हो और देर तक उसमें सीटियों और पहियों की चित्कार जो थी गूंजती रही। पिकनिक कुछ देर तक चलती, किंतु बादलों के ताहे एक दूसरे पर चढ़ती जा रही थी। पिकनिक का सामान बटोरा जाने लगा। मिडोज के चारों ओर बिखरी हुई लड़कियां मिस बुल्ड के इर्द गिर्द जमा होने लगीं। अपने संग वे अजीबोगरीब चीजें बटोर लाई थीं। कोई किसी पंछी के टूटे पंख के बालों में लगाए हुए, किसी ने पेड़ की टहनियों को चाकू से छीलकर छोटी सी बेंत बना ली थी। ऊंची क्लास की कुछ लड़कियों ने अपने अपने रूमालों में नाले से पकड़ी हुई छोटी छोटी बलसित भर की मछलियों को दबा रखा था। उन्हें मिस वुल्ड से छिपकर वे एक दूसरे को दिखा रही थीं। तभी मिस वुल्ड लड़कियों की टोली के संग आगे निकल गईं। मिडोज से पक्की सड़क तक 3-4 फलांग की चढ़ाई थी। लतिका हांफने लगी। डॉक्टर मुखर्जी सबसे पीछे आ रहे थे। लतिका के पास पहुंचकर वह ठिठक गए। डॉक्टर ने दोनों हाथों घुटनों को जमीन पर टेकते हुए सिर झुकाकर एलिजाबेथ यूगिन अंग्रेजी में कहा, मैडम आप इतनी परेशान क्यों नजर आ रही हैं? और डॉक्टर की नाटकीय मुद्रा को देखकर लतिका के होंठों पर एक थकी सी ढीली सी मुस्कान बिखर गई। प्यास के मारे गला सूख रहा है और यह चढ़ाई जो है खत्म होने में नहीं है। डॉक्टर ने अपने कंधे पर लटकते हुए थर्मस को उतारकर लतिका के दोनों हाथों में देते हुए कहा, थोड़ी सी काफी बची है, शायद कुछ मदद कर सकें। पिकनिक में तुम कहाँ रह गए? डॉक्टर कहीं दिखाई नहीं दिए। दोपहर भर सोता रहा मिस वुड के संग। मेरा मतलब मिस वुड पास में बैठी थी। मुझे लगता है कि मिस वुड मुझसे मोहब्बत करती हैं। कोई भी मजाक करते समय डॉक्टर अपनी मूंछों को कोनों को चबाने लगता है। क्या कहती थी? लतिका ने थर्मस से काफी से मुंह में डाल लिया और उसके बाद शायद कुछ कहती, लेकिन बदकिस्मती से बीच में मुझे नींद आ गई। मेरी जिंदगी के कुछ खूबसूरत प्रेम प्रसंग कमबख्त इस नींद के कारण अधूरे रह गए। उसके बाद डॉक्टर ने प्रतीक्षा की, शायद लतिका जो कुछ कहेगी, किंतु लतिका चुपचाप उसके पीछे चल रही थी। यह मेरा महज शक है, शायद मैं बिल्कुल गलत हूँ, किंतु यह बेहतर होगा कि वह अपने एक फेफड़े का एक्सरे करा ले। इससे कम से कम कोई भ्रम तो नहीं रहेगा। आपने मिस्टर ह्यूबर्ट के बारे में कुछ कहा है? अभी तक कुछ नहीं कहा। ह्यूबर्ट जरा सी बात पर चिंतित हो उठता है, इसीलिए कभी साहस नहीं हो पाता कि डॉक्टर को लगा उसके पीछे आते हुए लतिका के पैरों का स्वर सहसा बंद हो गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। लतिका बीच सड़क पर अंधेरे में छाया सी चुपचाप निश्चल खड़ी है। डॉक्टर लतिका का स्वर भर्राया हुआ था। क्या बात है मिस लतिका, आप रुक क्यों गईं? डॉक्टर, क्या मिस्टर ह्यूबर्ट
उसके बाद डॉक्टर ने अपनी टार्च की मझधीम रोशनी लतिका पर डाली। उसके बाद क्या बेसब्र प्रतीक्षा कर रहे हैं बाहर डॉक्टर मुखर्जी ह्यूमर्ट, लेकिन कहाँ के लिए, हम कहाँ जाएंगे? किंतु इसका कोई उत्तर नहीं मिला। उस अंधेरे में मिडोज के झरने के भुतैले स्वर और चीड़ के पत्तों की सरसराहट के अतिरिक्त कुछ सुनाई नहीं देता था। लतिका हड़बड़ाकर चौंक गई। अपनी छड़ी पर झुका हुआ डॉक्टर धीरे धीरे सीटी बजा रहा था। मिस लतिका, जल्दी कीजिए, बारिश शुरू होने वाली है। हॉस्टल पहुंचते पहुंचते बिजली चमकने लगी थी, किंतु उस रात बारिश देर तक नहीं हुई। बादल बरसने भी नहीं पाते कि हवा के धड़ेपों थेपड़ों से धकेल दिए जाते थे। कुछ दिन तड़के ही बस पकड़नी थी। दूसरे दिन जो थी तड़के ही बस पकड़नी थी, सुबह सुबह। इसीलिए डिनर के बाद लड़कियां सोने के लिए अपने अपने कमरे में चली गई थीं। उसके बाद यहाँ पे इतना कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ से देखते हैं। कॉरिडोर में अंधेरा था। वहां 3-4 सीढ़ियां नीचे उतरी। लैंप नीचे किया। सीढ़ियों से सटे जंगले पर ह्यूबर्ट ने अपना सिर दिया था। ये जो शुरुआत में जो बात हो रही थी वही आके यहाँ से अब शुरू हो रही है। मिस लतिका, लैंप जरा नीचे झुका दीजिए। ह्यूबर्ट। डॉक्टर ने ह्यूबर्ट को सहारा देकर ऊपर खींचा। ह्यूबर्ट ने अपना चेहरा ऊपर किया। विस्की की तेज बू का झोंका लतिका के सारे शरीर को झिझोड़ गया। ह्यूबर्ट की आंखों में सुर्ख डोरे खिंच आए थे। कमीज का कॉलर उल्टा हो गया था और टाई की गांठ ढीली होकर नीचे खिसक आई थी। लतिका ने कांपते हाथों से लैंप सीढ़ियों पर रख दिया और आप दीवार के सहारे खड़ी हो गई। उसका सिर चकराने लगा था। इन ए बैक लेन ऑफ द सिटी देयर इज ए गर्ल हु लव्ड मिस्टर ह्यूबर्ट हिचकियों के बीच गुनगुना उठता था। ह्यूबर्ट प्लीज। डॉक्टर ने ह्यूबर्ट के लड़खड़ाते शरीर को अपनी मजबूती में गिरफ्त में ले लिया था। उसके बाद मिस लतिका, आप लैंप लेकर आगे चलिए। मिस लतिका ने लैंप उठाया। दीवार पर उन तीनों की छायाएं जो थी डगमगा रही थीं। उसके बाद ह्यूबर्ट, डॉक्टर को एकदम ह्यूबर्ट पर गुस्सा आ गया। फिर उसने अपने गुस्से पर उसे चीख सी हो गई आई और वह ह्यूबर्ट की पीठ थपथपाने लगा। कुछ बात नहीं ह्यूबर्ट डियर, तुम सिर्फ थक गए हो। ह्यूबर्ट ने अपनी आंखें डॉक्टर पर गड़ा दी। उसमें एक भयभीत बच्चे की कायरता झलक रही थी, मानो डॉक्टर के चेहरे वह किसी प्रश्न का उत्तर पा लेना चाहते हों। ह्यूबर्ट के कमरे में पहुंचकर डॉक्टर ने उसे बिस्तर पर लिटा दिया। ह्यूबर्ट ने बिना किसी विरोध के चुपचाप जूते मोजे उतार दिए। जब डॉक्टर ह्यूबर्ट को लिटा रहे थे तो डॉक्टर, क्या मैं मर जाऊंगा? कैसी बात करते हो ह्यूबर्ट? डॉक्टर ने हाथ छुड़ाकर धीरे से ह्यूबर्ट का सिर तकिए पर टिका दिया। गुड नाइट ह्यूबर्ट। गुड नाइट डॉक्टर। ह्यूबर्ट करवट बदल ली। गुड नाइट मिस्टर ह्यूबर्ट। लतिका का स्वर सिरहा गया, किंतु ह्यूबर्ट ने कोई उत्तर नहीं दिया। करवट बदलते ही उसे नींद आ गई। उसके बाद आज का दिन बादल छाए रहे हैं, लेकिन खुलकर बारिश नहीं हुई। क्रिसमस तक शायद मौसम ऐसा ही रहेगा। कुछ देर तक दोनों चुपचाप खड़े रहे। कॉन्वेंट स्कूल के बाहर फैले लॉन से झींगुरों का अनबरस स्वर चारों ओर फैल रहा था, निस्तंभता को और अधिक घना बना रहा था। कभी कभी ऊपर मोटर रोड पर किसी कुत्ते की रिरिहाट सुनाई पड़
पढ़ जाती थी। डॉक्टर कल रात अपने ह्यूबर्ट से कुछ कहा था मेरे बारे में, वही जो सब लोग जानते हैं और ह्यूबर्ट जिसे जानना चाहिए था नहीं जानता था। डॉक्टर ने लतिका की ओर देखा। एक जड़वत अब भी विचलित रेलिंग पर झुकी हुई थी। वैसे हम सबकी अपनी अपनी जिद होती है, कोई छोड़ देता है, कोई आखिरी तक उससे चिपका रहता है। डॉक्टर मुखर्जी अंधेरे में मुस्कुराए। उसकी मुस्कुराहट में सूखा सा विरक्त भाव भरा था। कभी कभी मैं सोचता हूँ मिस लतिका, किसी चीज को ना जानना यदि गलत है तो जानबूझकर ना भूल पाना, हमेशा जोंक की तरह उससे चिपटे रहना, यह सब भी गलत है। बर्मा से आते हुए मेरी पत्नी की मृत्यु हुई। मुझे अपनी जिंदगी बेकार सी लगी थी। आज इस बात को अरसा गुजर गया और जैसा आप देखती हैं मैं जी रहा हूँ। उम्मीद है कि काफ़ी अरसा और जीऊँगा। ज़िंदगी काफ़ी दिलचस्प लगती है। यदि उम्र की मजबूरी ना हो तो शायद मैं दूसरी शादी करने में भी ना हिचकिचाता। ये जो बातें थीं वो चल रही थी डॉक्टर और लतिका के बीच में। तभी डॉक्टर, सब कुछ होने के बावजूद क्या वह चीज़ है जो हमें चलाए जाती है? हम रुकते हैं तो हमें अपने रेले में वह हमें घसीट लेती है। लतिका को कि लगा कि वह जो कहना चाह रही है कह नहीं पा रही है, जैसे अंधेरे में कुछ खो गया है जो मिल नहीं पा रहा, शायद कभी नहीं मिल पाएगा। यह आपको फादर एलमंड ही बता सकेंगे मिस लतिका। डॉक्टर की खोखली हंसी में उसका पुराना सनकीपन उभर आया। अच्छा चलता हूँ लतिका, मुझे काफ़ी देर हो गई है। डॉक्टर ने दिया सलाई जलाई और घड़ी को देखा। गुड नाइट मिस लतिका। गुड नाइट डॉक्टर। डॉक्टर के जाने पर लतिका कुछ देर तक अंधेरे में रेलिंग से सटी खड़ी रही। हवा चलने से कॉरिडोर में जमा हुआ कोहरा सिरहा उठता था। शाम को सामान बांधते हुए लड़कियों ने अपने अपने कमरे के सामने जो पुरानी कापियां, अखबारों और रद्दी के ढेर लगा दिए। वे सब अब अंधेरी कॉरिडोर में हवा के झोंकों के इधर उधर बिखरने लगे। लतिका ने लैंप उठाया और अपने कमरे की ओर जाने लगी। कॉरिडोर में चलते हुए उसने देखा जूली के कमरे के प्रकाश की एक पतली रेखा दरवाजे के बाहर खिंच आई। लतिका को कुछ याद आया। वह कुछ क्षणों तक सांस रोके जूली के कमरे के बाहर खड़ी रही। कुछ देर बाद दरवाजा खटखटाया। भीतर से कोई आवाज नहीं आई। लतिका ने दबे हाथों से हल्का सा धक्का दिया। दरवाजा खुल गया। जूली लैंप बुझाना भूल गई थी। लतिका धीरे धीरे दबे पांव जूली के पलंग के पास चली आई। जूली को सोता हुआ देखा। चेहरे पर जो लैंप के फीके हल्के पीला सा रंग दिख रहा था। लतिका ने अपनी जेब से वही नीला लिफाफा निकाला और उसके धीरे से जूली के तकिए के नीचे दबाकर रख दिया। तो ये था हमारी परिंदे कहानी, जो संपूर्ण हो गई है। 2 सत्रों में थी और ये कहानियाँ जो है हमारे नेट जेआरएफ के सिलेबस में है, असिस्टेंट प्रोफेसर, इसलिए पढ़ना महत्वपूर्ण है कि पता नहीं कौन सी छोटी सी चीज़ हमसे कहाँ पर पूछ दी जाए। तो आज के सत्र को फिर यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सत्र में। तब तक के लिए जय हिंद।